व्यतिकरण का पाठ समाप्त होने के बाद आपको ये नया पाठ आ रहा है लेसन 7 का प्रकाश का विवर्तन। ये भी एक घटना है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसमें होता क्या है कि जब कोई प्रकाश तीक्ष्ण किनारों पर पड़ता है तो वो क्या करता है, मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका तीक्ष्ण किनारा ये रहा, है ना। यहाँ से प्रकाश जब आता है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन वो क्या करता है कि इसके छाए वाले भाग में मुड़ जाता है। ये जो मुड़ने की घटना है इसी को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक यानी छेद के किनारों से प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कंडीशनल होता है। तो विवर्तन के लिए शर्त ये है कि अवरोधक या द्वार का जो आकार हो, जो हम ये प्रकाश डाल रहे हैं, उसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी ये विवर्तन की क्रिया होगी। ठीक है। अगर जो आपका अवरोधक या द्वारक है अगर बड़ा हो गया, यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का नहीं हुआ, तो प्रकाश सीधी रेखा में यानी रुजुरेखीय रेखा में चला जाएगा, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये द्वारक देखिए आपका बड़ा है, तो प्रकाश विवर्तित नहीं हुई, प्रकाश सीधे समतल तरंगाग्र के रूप में जो प्रकाश आई उसी रूप में बाहर निकल गई। लेकिन वही समतल तरंगाग्र जब आपका अवरोधक यानी छिद्र छोटा हुआ, तो जब यहाँ से समतल तरंगाग्र आई तो वो क्या की कि अपने मार्ग से मुड़ गई। कारण क्या हुआ कि समतल तरंगाग्र समतल के रूप में अगर बाहर निकल गई तो वो मुड़ती हुई प्रतीत नहीं होगी। लेकिन यदि गलती से भी आपके ये क्या कहते हैं अवरोध कम हुआ, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का हुआ, तो वो तरंगाग्र जो है वो जब निकलेगी प्रकाश तरंग तो गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलती है, जिसके कारण वो मुड़ती हुई प्रतीत होती है या मुड़ती है। यानी जहाँ छाया होना चाहिए था प्रकाश वहाँ भी पहुँच जाती है। जनरली ये आप जो देख रहे हैं वस्तु, ये तीक्ष्ण किनारे से अगर मुड़ रही है तो अगर प्रकाश का रुजुरेखीय पथ होना चाहिए, उसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो छाए वाले भाग में घुस जाती है। इसी को हम कहते हैं विवर्तन। दरअसल एक सिंपल वे में अगर समझा जाए तो ये है गोलीय तरंगाग्र के बनने का प्रभाव। यानी जब एक प्रकाश किसी तीक्ष्ण मार्ग से गुजरेगी तो जो गोलीय तरंगाग्र बनेंगे तो उसके कारण प्रकाश का मुड़ना प्रतीत होता है। ये तभी संभव है जब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से द्वारक की कोटि क्या हो, कम हो, है ना। तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो, ये बराबर हो या कम हो, तब ऐसा होता है। अब विवर्तन की घटना में कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो आपको हम यहाँ दे रहे हैं कि विवर्तन की घटना में यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और डी ब्रोगली तरंग सभी में पाई जाती है विवर्तन की घटना। यानी डी ब्रोगली तरंग चलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग चलेगी, यांत्रिक तरंग चलेगी, तो विवर्तन की क्रिया करेगी। ये कहा जाता है कि विवर्तन प्रकाश और ध्वनि तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण ही माना जाता है। यानी विवर्तन की जो क्रियाएं हैं खुद में प्रकाश की इंटरनल गुण है, जिसके कारण वह क्या करती है, मुड़ती है। ठीक है। ये विवर्तन की घटना को हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर ही दिया जाता है। ये माना जाता है कि जब भी कोई प्रकाश किसी माध्यम में चलती है, अवरोध मिलता है, तो उसकी द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है और ये क्रिया होती है। ठीक है। विवर्तन की घटना में, विवर्तन की जो घटना है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों तरंगों में हो जाती है। यानी ध्वनि तरंग क्या है, आपका अनुदैर्घ्य तरंग बोला जाता है, और प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। तो दोनों ही क्रिया में ये विवर्तन की घटना दोनों प्रकार के तरंगों में होता है, अनुप्रस्थ में भी होता है और अनुदैर्घ्य में भी होता है। यही कारण है कि बाहर की ध्वनि घर में भी आ जाती है, जबकि उसको अवरोध मिलता रहता है। विवर्तन की घटना यह व्यक्त करती है कि कोई भी पुंज तरंग होता है,
यानी कोई चीज़ चल रही है, ध्वनि का एक रूप चल रहा है, पुंज चल रहा है, तो वो एक तरंग की तरह कार्य करती है। विवर्तन की घटना सबसे ज़्यादा पाई जाती है रेडियो तरंग में, सूक्ष्म माइक्रो तरंग में। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि विवर्तन की घटना में जैसे व्यतिकरण की घटना होती थी तो उसमें फ्रिंजें बनती थी, उसी तरह प्रकाश की घटना में भी फ्रिंज बनती है। लेकिन शर्त ये होता है कि जो फ्रिंज बनती है उसमें एक फ्रिंज जो मुख्य फ्रिंज होती है या केंद्रीय फ्रिंज होती है वो चमकीली बनती है, और बाकी क्रम से उसकी चमक क्या होती है, घटती जाती है। ये फ्रिंज की जो चौड़ाइयाँ होती हैं धीरे धीरे चमकीली फ्रिंजों की घटती जाती है और डार्क फ्रिंजों की यानी अदीप्त फ्रिंजों की बढ़ती जाती है। याद रखिएगा, विवर्तन दरअसल दो प्रकार से किया जाता है। विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक फ्रेनेल विवर्तन है। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है कि विवर्तन की क्रिया में जो स्रोत यूज होता है, जो विवर्तक वस्तु यूज होती है, विवर्तक वस्तु मतलब अवरोध, और स्रोत मतलब जो प्रकाश देता है, और पर्दा, ये तीनों जो है आपकी सीमित दूरी पर अगर रखे जाएंगे तो उससे जो विवर्तन प्राप्त होगा उसे हम फ्रेनेल विवर्तन, फ्रेस्नेल विवर्तन के नाम से जानते हैं। इस विवर्तन की खासियत ये होती है कि आपतित और निर्गत प्रकाश दोनों ही गोली तरंगागर के रूप में होते हैं या बेलनाकार तरंगागर के रूप में होते हैं। जो फ्रॉनहोफर है, एक दूसरा वाला जो भाग है विवर्तन का वो है फ्रॉनहोफर। इसमें देखिए, इसमें सीमित दूरी पे थे और इसमें सीमित दूरी पर नहीं होंगे। जब प्रकाश स्रोत, पर्दा और विवर्तक यानी अवरोध, स्रोत और पर्दा जिस पर हम विवर्तन की क्रिया का फ्रिंज देखते हैं, फोटो देखते हैं, वो चीज़ें असीमित दूरी पर होती हैं, अनंत दूरी पर होती हैं। इस स्थिति में जो विवर्तक वस्तु है उसका आपतित प्रकाश और निर्गत प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होता है, समतल होता है, जो इस फोटो में हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका समतल तरंगाग्र के रूप में बाहर आ रही है। ये जो आपतित हो गई ये निर्गत हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर एकल रेखा छिद्र का हम प्रयोग करते हैं, एकल रेखा छिद्र मतलब एक छेद वाला विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं, तो उसमें केंद्रीय उच्चिष्ट गौण चौड़ाई, केंद्रीय चौड़ाई, वो उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जो होती है वो ये होती है, प्रूफ कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये हम एक आपका कौन सा ये रूप बनाए हैं हमने, ये हमने बनाया है किस तरह का रूप, ये हमने बनाया है आपका फ्रॉनहोफर रूप, यानी फ्रॉनहोफर में विवर्तन क्रिया को दिखाया जा रहा है, यानी पर्दा अनंत दूरी पर हो सकती है। इसमें एक स्रोत है जिसे हम L1 लेंस के माध्यम से समतल तरंगाग्र के रूप में, ये जो छेद है ई मोटाई का या ई का द्वारक है व्यास का, उस पे हम डालते हैं तो जब यहाँ से द्वितीयक तरंग निकलती है तो अध्यारोपित होती है। जो तरंगें सरलता से अध्यारोपित होती हैं उनका ये फ्रिंज बनता है और केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रिंज बनता है, यानी चमकीली फ्रिंज बनती है। उसके बाद इस साइड भी फ्रिंज बनती है और दूसरे साइड भी फ्रिंज बनती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट के बनने के बाद निम्निष्ट आती है, फिर उच्चिष्ट आती है। इस तरह धीरे धीरे उसकी तीव्रताएं जो है डार्क होती जाती हैं, यानी अदीप्त की मात्रा बढ़ती जाती है। ये हमने आपको इसमें दिखाया है कि यश प्रकाश स्रोत है, L1 लेंस द्वारा उसे समतल तरंगाग्र के रूप में द्वारक पर हम डाल रहे हैं, इस छिद्र पर आपतित कराते हैं। कराने के बाद L2 प्रकाश द्वारा XY पर उसके विवर्तन की फ्रिंज प्राप्त करते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि AB से थीटा कोण पर विवर्तित होकर तरंगिकाएं पर्दे पर P पर अगर हम फोकस करती है, P पर अगर फोकस होती है, तो ऐसा होने पर तरंगिकाओं का जो पथांतर होगा, देख लीजिए, अगर ये वाली तरंग यहाँ जा रही है और ये वाली तरंग यहाँ से जा रही है, तो दोनों के पथों में जो अंतर है वो ये BK का ही है। इतना पथांतर पे चलती है और इसी पथांतर पर चलने के कारण ये विवर्तन की घटनाएं होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा होने पर तरंगिकाओं का जो पथांतर होगा वो BK होगा
और बीके हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है। तो अगर हम इस त्रिभुज को हम यूज करें, ये कोणीय चौड़ाई तो यही होगी, जो यहाँ से कोणीय चौड़ाई बन रही है वो यही बन रही है। तो इतना कोणीय चौड़ाई जो बढ़ रही है उसकी हम बात करें तो त्रिभुज हम ए के बी को लें, अगर ए के बी को लें तो आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब होगा बी के और ये होगा कर्ण। तो यहाँ जो ए बी है वही द्वारक का व्यास है ना, और बी के क्या है, तरंग दैर्ध्य है। बी के क्या है, आपकी तरंग दैर्ध्य के बराबर ही उसका पथांतर होगा, एक तरंग हो दो तरंग हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पथांतर होगा ई साइन थीटा के बराबर होगा। अब हम ये क्या कहना चाहते हैं, ये देखिए कि अगर प्रथम निम्निष्ठ की बात करें, केवल प्रथम निम्निष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो जो ई साइन थीटा है वो लैम्डा के बराबर होगा, यानी ये पथांतर को फोकस करेगा, यानी बी के का मान हम पथांतर के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये अलग अलग होगा, जैसे हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि जैसे ये बनता है तो केंद्रीय उच्चिष्ट बन गई, उसके बाद कन्फर्म है कि अदीप्त फ्रिंज बनेगी प्रथम निम्निष्ठ की, फिर उच्चिष्ट आएगी और उसे हम गौण उच्चिष्ट के नाम पे जानेंगे, क्योंकि ये उच्चिष्ट सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो भी होता है गौण होता है। धीरे धीरे उसकी तीव्रता घटती जा रही है, देखिए गौण की तीव्रता घटती जा रही है आपकी, है ना। और तो गौण की तीव्रता अगर घटेगी तो जाहिर सी बात है कि डार्क वाले की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो बना है ये एक फ्रिंज चौड़ाई आई, एक कोणीय चौड़ाई आई किसी एक फ्रिंज की थीटा बराबर एम लैम्डा बाई ई। इसको कहते हैं निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई, क्योंकि निम्निष्ठ के लिए जो एम का मान होगा 1 2 3 होगा, लेकिन उच्चिष्ट के लिए जो मान होगा हाफ में होगा, यानी बीच में वो पड़ेगी तरंग। देखिए यहाँ प्रथम निम्निष्ठ है, उसके बाद कोणीय उच्चिष्ट आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हम महसूस करें तो यहाँ देखिए इधर निम्निष्ठ बना, इधर निम्निष्ठ बना, यानी एक इधर एक साइड बना, ये दूसरी साइड बना, एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ, दूसरी निम्निष्ठ +2e का बना, तीसरी निम्निष्ठ प्लस की बनी, इधर वही माइनस में बनी। तो हम केंद्रीय उच्चिष्ट की बात करें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम निकालना चाहते हैं तो दो निम्निष्ठों के बीच की दूरी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई आएगी। तो हमने क्या किया कि दो केंद्रीय उच्चिष्ट जो दोनों तरफ निम्निष्ठ की दूरियां हैं, कोणीय चौड़ाई है, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये थीटा थीटा लिखेंगे तो एम लैम्डा बाई, यहाँ एम का मान 1 माना जाएगा, ठीक है। तो यह 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ई होगा। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की अगर कोणीय चौड़ाई का अगर हम सूत्र लिखते हैं तो उसमें ये 2 थीटा लिखेंगे। अगर हम थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रेखिक चौड़ाई होगी, रेखिक चौड़ाई मतलब कोण गुणे दूरी। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं तो ये कोण बना है और ये दूरी का जब हम गुणा कर देंगे तो वो हमारी होगी रेखिक चौड़ाई। ये रेखिक चौड़ाई हर फ्रिंजों के लिए होगी। प्रथम निम्निष्ठ की रेखिक चौड़ाई लेना होगा तो निम्निष्ठ का यहाँ सूत्र लगा देंगे और उसकी डी दूरी लेंगे या लेंस की फोकस दूरी ले लेंगे, तो दोनों यूज हम कर सकते हैं। इस तरह ये हमारा कोणीय चौड़ाई का सूत्र आएगा विवर्तन के लिए, ठीक है। और गौण उच्चिष्ट की अगर कोणीय चौड़ाई की बात करें तो वो होगा 2 लैम्डा प्लस ई, यानी उसके आगे का यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 लैम्डा बाई, यानी प्रथम गौण जो बनेगी वो 3 लैम्डा बाई 2e बनेगी, सेकंड जो बनेगी वो 5 लैम्डा बाई 2e बनेगी, जो तीसरी बनेगी 7 लैम्डा बाई ई बनेगी, लेकिन निम्निष्ठ लैम्डा बाई ई बनती है, 2 लैम्डा बाई ई बनती है, 3 लैम्डा बाई ई बनती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से हम इसके प्रूफ को कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने आप में ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थोड़ा बहुत और अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जब सवाल दिया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। हम चाहेंगे कि वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट करें, नोट करने के बाद इसको 3 बार 4 बार बुक के माध्यम से भी देख करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपको। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो आप लाइक कर सकते हैं। चित्र कंफर्म करिए।